मेरी मॉम, जिसने मुझे कई सालों तक छोड़ दिया था, अचानक मुझसे कांटेक्ट की और कहा कि वह मुझे मुआवजे के तौर पर कुछ पॉकेट मनी ट्रांसफर करना चाहती है। आधा यकीन और आधा शक करते हुए मैंने अपना फोन खोला और अमाउंट चेक किया। 1 0 2 0 फिर 3 0। मैं गिनता ही चला गया जब तक कि मुझे पूरे 9 शून्य दिखाई नहीं दिए। मेरे अकाउंट में पूरे 1 बिलियन युआन आ चुके थे। उस हैरान कर देने वाली रकम ने मुझे पूरी तरह सुन्न कर दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, रेड टेबल पर बैठी शु लिंगलिंग अचानक मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और जोर से मुझ पर क्लास फंड्स चुराने का आरोप लगाने लगी। उसकी बात सुनते ही मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मैंने तुरंत पलटकर कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दोगी? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ तुम मुझे फंसा सकती हो? सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब हूँ जब चाहो मेरी बेइज्जती कर सकती हो? मैं झोयांग भले ही गरीब हूँ लेकिन मेरे पास ईमानदारी है। मैं भूखा मरना या ठंड से मरना पसंद करूंगा लेकिन इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर पूरी क्लास दंग रह गई। उनकी नजरों में मैं हमेशा एक शांत और सीधा साधा इंसान था। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझे इतना गुस्से में देखा था। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया और कई स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ अनिश्चित नजरों से देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। कुछ पल बाद कुछ क्लासमेट्स मेरी तरफदारी करने लगे। एक ने कहा, हाँ, झोयांग ने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो चोरी करेगा ऐसा नहीं लगता। दूसरे ने कहा, शु लिंगलिंग एक बार फिर से अच्छी तरह देखो, शायद तुम कहीं रखकर भूल गई हो। जब शु लिंगलिंग ने देखा कि लोग मेरा साथ देने लगे हैं तो उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसने तुरंत विरोध करते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं भूल गई हूँ, वैसे भी पैसे गायब हैं तो और कौन ले सकता है। उसी समय शु लिंगलिंग का बॉयफ्रेंड झांग यांग क्लासरूम में आया। उसने आते ही दावा किया कि क्लास फंड्स मैंने ही चुराए हैं। शु लिंगलिंग को जैसे तुरंत अपना सबसे बड़ा सहारा मिल गया। झांग यांग ने मेरी तरफ देखा जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। फिर उसने तिरछी नजर से मुझे देखा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मुझे लगा था शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। जाओ यांग, सच में वो तुम ही थे। बाकी क्लासमेट्स उसकी बात समझ नहीं पाए और तुरंत पूछने लगे कि उसने क्या देखा था। झांग यांग बोला, दोपहर में मैंने हमारे स्कूल के सबसे गरीब जाहो यांग को कैंपस के उस नए अपस्केल रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। वहाँ का खाना बिल्कुल सस्ता नहीं है। दोपहर के समय वह संयोग से उस रेस्टोरेंट के पास से गुजरा था और उसने मुझे अंदर देखा था। तब से वह सोच रहा था कि मैं आखिर इतनी महंगी जगह पर खाना खाने की हैसियत कैसे रख सकता हूँ। पहले उसे लगा था कि शायद उसने गलत देखा होगा लेकिन अब उसे लगा कि सारी बातें आपस में जुड़ गई हैं। आत्मविश्वास से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था, अब देखते हैं तुम कैसे इनकार करते हो। तुम कहते हो कि पैसे तुम्हारे नहीं हैं, तो फिर उस महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आए? उसकी बात सुनते ही कई क्लासमेट्स को यकीन हो गया कि क्लास फंड्स मैंने ही चुराए हैं और अब मानने से इनकार कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट बोला, सीरियसली झोयांग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरे ने कहा, अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत थी तो हमें बता देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक और स्टूडेंट बोला, जो यांग, जल्दी से सच बता दो। मैंने सबकी तरफ देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, मैं दोपहर में रेस्टोरेंट गया था लेकिन उसका पेमेंट मैंने अपने पैसों से किया था। उसका क्लास फंड से कोई लेना देना नहीं है। शु लिंगलिंग ने तुरंत सवाल किया, तो फिर इतने पैसे आए कहाँ से? जरूर तुमने क्लास फंड्स का इस्तेमाल किया है, वही पैसे तुमने चुराए हैं। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, शु लिंगलिंग, मेरे पास पैसे कहाँ से आए? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम जरूरत से ज्यादा दखल दे रही हो। इतना कहकर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद दोपहर की पहली क्लास शुरू हुई और टीचर ली अंची क्लासरूम में दाखिल हुई। क्लास शुरू होने से पहले ही शु लिंगलिंग अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोली, टीचर, मुझे कुछ कहना है। ली एनसी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? शु लिंगलिंग ने तुरंत जवाब दिया, क्लास फंड्स गायब हो गए हैं, झोयांग ने उन्हें चुरा लिया है। ली अंकी के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या? झोयांग ने चोरी की? इसके बाद शु लिंगलिंग ने तुरंत वही सारी बातें दोहरा दी जो झांग यांग ने देखा होने का दावा किया था। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, वो इतना गरीब है, फिर वो इतनी महंगी जगह पे जाकर खाना कैसे खा सकता है? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। आपको लगता है कि मेरे पास वहाँ खाना खाने लायक पैसे हो ही नहीं सकते। ली अंकी अच्छी तरह जानती थी कि झांग यांग जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था वह स्कूल के आसपास की सबसे महंगी जगहों में से एक था। उनके मन में भी यही सवाल उठा कि आखिर मैं वहाँ खाना खाने का खर्च कैसे उठा सकता था? क्या मैंने अपने बचे हुए सारे लिविंग एक्सपेंसेस वहीं खर्च कर दिए थे? लेकिन वह मेरे स्वभाव को भी अच्छी तरह जानती थी। मैंने तुरंत कहा, मैंने अपने ही पैसे खर्च किए हैं, मैंने क्लास फंड्स नहीं चुराए। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जो साबित करता हो कि पैसे मैंने लिए हैं? ली अंकी जानती थी कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते लेकिन वह यह भी जानती थी कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो चोरी जैसी हरकत करे। लेकिन शु लिंगलिंग इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, अभी भी मानने को तैयार नहीं हो तो क्या तुम मुझे अपनी तलाशी लेने दोगे? मैंने तुरंत पलटकर कहा, तुम्हें किसने हक दिया है मेरी तलाशी लेने का? शु लिंगलिंग ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, इतना गिल्टी क्यों बिहेव कर रहे हो झोयांग? अगर तुमने चोरी नहीं की तो डर किस बात का? मुझे तलाशी लेने दो, इससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी और टीचर लियांग की भी तुम पर भरोसा कर लेंगी। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना शु लिंगलिंग ने मेरी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। उसने काफी देर तक तलाश की लेकिन मेरे पास से एक भी युआन नहीं मिला। यह देखकर ली अंकी ने चुपचाप राहत की सांस ली। लेकिन तभी शु लिंगलिंग अचानक बोली, बिल्कुल, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसने कहीं छिपा दिए होंगे। इतना कहकर उसने मेरा बैकपैक पकड़ लिया और उसके अंदर का सारा सामान जमीन पर उलट दिया। जैसे ही सारी चीजें
चीजें बाहर गिरी। उनमें से लाल रंग के बैंक नोट्स की एक मोटी गड्डी भी निकलकर सामने आ गई। शू लिंगलिंग ने तुरंत उन पैसों को उठा लिया और सबके सामने ऊंचा लहराने लगी, मानो उसे डर हो कि कहीं किसी की नजर उन पर न पड़े। मैं एक पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गया। फिर अचानक मुझे याद आया कि कल रात खाना खाने के बाद मैं बैंक गया था और अपने लिए कुछ पैसे निकाले थे। मेरे पास वॉलेट भी नहीं था, इसलिए मैंने वो कैश बस अपनी एक किताब के अंदर रखकर बैग में डाल दिया था। मैं यह बात आखिर भूल कैसे गया? शुलिंगलिंग के हाथ में पैसे देखकर मैंने तुरंत कहा, ये मेरे पैसे हैं। शुलिंगलिंग ने मुझे पूरी नफरत और तिरस्कार से देखा, फिर व्यंग्य करते हुए बोली, तुम्हारे पैसे? इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? यहाँ हर कोई जानता है कि तुम्हारी हालत कैसी है। अब जब रंगे हाथों पकड़े गए हो तो और क्या सफाई दोगे? पास खड़ी ली अंकी भी ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। आमतौर पर उन्हें अच्छी तरह पता होता था कि मेरे पास कितने पैसे होते हैं, क्योंकि वही मुझे मेरे लिविंग एक्सपेंसेस देती थी। पिछले 2 दिनों में मैंने टैक्सी और रेस्टोरेंट पर काफी पैसे खर्च किए थे, इसलिए किसी भी हालत में मेरे पास इतनी कैश बचनी नहीं चाहिए थी। मेरे बैग में इतनी बड़ी रकम देखकर उनके चेहरे का भाव तुरंत ठंडा पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब और क्या समझाना बाकी है? मैंने दांत भींचते हुए जवाब दिया, क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? ली अंकी मेरी होमरूम टीचर थी, लेकिन इसके साथ साथ वह कानूनी तौर पर मेरी पत्नी भी थी। कई साल पहले मेरे माता पिता ने ली परिवार की बहुत मदद की थी। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए ली परिवार ने अपनी बेटी की शादी झाओ परिवार में तय कर दी थी। जैसे ही मैं बालिग हुआ, ली अंकी को मजबूर होकर मेरे साथ मैरिज रजिस्टर करवानी पड़ी। मेरे माता पिता के गायब होने के बाद से मैं उन्हीं के साथ रह रहा था, लेकिन ली अंकी ने कभी भी इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं किया था और हमेशा उससे नफरत करती रही थी। इससे पहले कि ली अंकी कुछ और कह पाती, कुछ क्लासमेट्स तुरंत बोल पड़े। एक ने कहा, जो यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर ली को उनके नाम से बुलाने की? क्या तुम पागल हो गए हो? दूसरे ने ताना मारते हुए कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? टीचर ली भला कैसे जान सकती हैं कि तुम असल में कैसे इंसान हो? चेहरे से किसी के दिल का पता नहीं चलता। एक और स्टूडेंट बोला, अब भी बहस कर रहे हो? टीचर को क्या पता कि तुम्हारी असली सच्चाई क्या है? शुलिंगलिंग ने सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, सच कहूं तो मैं तुमसे बहुत निराश हूं। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने पैसे नहीं चुराए। अचानक ली अंकी ने जोर से पोडियम पर हाथ मारा और गुस्से में चिल्लाई, इतना सब होने के बाद भी तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो? बाहर निकल जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसा स्टूडेंट नहीं हो सकता। अपने बचाव में कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं चुपचाप क्लासरूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया और पूरी क्लास खत्म होने तक वहीं अकेला खड़ा रहा। जैसे ही क्लास खत्म हुई, शू लिंगलिंग तिरस्कार भरे चेहरे के साथ क्लासरूम के दरवाजे तक आई। मेरी तरफ देखकर उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, कुछ लोग सच में एहसान फरामोश होते हैं, मौका मिलने के बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। अब मामला बहुत बिगड़ चुका है, देखते हैं अब झो यांग क्या करता है। मैंने शू लिंगलिंग की तरफ देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, मैंने पैसे नहीं चुराए। उसने आंखें घुमाई और हंसते हुए कहा, सबको पता है कि पैसे किसने चुराए हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा सकती हो, लेकिन मेरे चरित्र पर कीचड़ नहीं उछाल सकती। शू लिंगलिंग जोर जोर से हंसने लगी, तुम्हारा भी कोई कैरेक्टर है? हाँ हाँ हाँ, कितना मजाक किया है। इतना कहकर वह घमंड से मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। मैंने अपने दोनों मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। अगर वह लड़की ना होती तो शायद मैं उसी वक्त उसे एक थप्पड़ मार चुका होता। तभी पीछे से ली अंकी की आवाज आई, मेरे ऑफिस में आओ। शू लिंगलिंग के जाने के बाद मैं ली अंकी के पीछे पीछे उनके ऑफिस में चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, उन्होंने जोर से अपनी लेसन प्लान डेस्क पर पटक दी। गुस्से से मुझे घूरते हुए बोली, जो यांग, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। तुम्हें पता भी है चोरी का मतलब क्या होता है? मैंने तुरंत जवाब दिया, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ? ली अंची ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा, तो फिर समझाओ, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे मिले थे। मेरे मुंह से ये शब्द निकलते ही उनका चेहरा और भी सख्त हो गया। अब तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें पैसे मिले थे? कल तुम्हें खाना मिल गया था और आज तुम्हें पैसे मिल गए। उन्होंने फिर से जोर से मेज पर हाथ मारा और चिल्लाई, जो यांग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है और अब आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा। ली अंची ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। मैं भला तुम्हारे जैसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ? जितना वह बोलती जा रही थी, उनका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि जिस इंसान को वह चोर समझ चुकी थी, उससे शादी का ख्याल ही उन्हें घिन दिला रहा था। उनकी बातें सुनकर मेरा भी सब्र पूरी तरह टूट गया। मैं गुस्से से चिल्लाया, मानो या मत मानो, लेकिन मैं भी उतना ही गुस्से में हूँ। इतना कहकर मैं दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वहीं रुक जाओ, ली अंकी ने पीछे से जोर से पुकारा। मैं बिना पीछे देखे ठंडी आवाज में बोला, अगर आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ली अंकी, मेरी एक बात याद रखिए, मैं झो यांग गरीबी में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसी नीच हरकत कभी नहीं करूंगा। इतना कहकर मैं सीधे ऑफिस से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर पहुंचा, अंदर से अब भी ली अंकी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दे रही थी, अगर जाना है तो चले जाओ, ठीक है निकल जाओ। मैं भी अंदर से टूट चुका था। इतने साल साथ रहने के बाद भी उन्होंने मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया। अगर ऐसा ही था तो मेरे लिए उस घर में वापस लौटने की कोई वजह नहीं बची थी। इसके अलावा अब मेरे पास पैसे भी थे। एक और घर खरीदना अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी। मैं वहां से शिफ्ट हो सकता था और आखिरकार ली अंकी के कंट्रोल में रहना बंद कर सकता था। बस यह सोचकर ही मुझे
राहत महसूस हुई। मैंने बिना एक पल गंवाए फैसला कर लिया। आज ही मैं वहां से निकलने वाला था। स्कूल से बाहर निकलते ही मैंने एक टैक्सी रोकी और सीधे शहर के सबसे आलीशान रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं सेल्स ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ, वहां मौजूद कई सेल्स पीपल आदतन अपनी सीटों से खड़े हो गए, लेकिन जब उन्होंने मुझे ध्यान से देखा तो सभी वापस बैठ गए। वे अनुभवी सेल्स पर्सन एक ही नजर में पहचान लेते थे कि कौन सच में घर खरीदने आया है और कौन सिर्फ देखने आया है। मेरी कम उम्र और साधारण कपड़े देखकर उन्होंने साफ तौर पर मुझे दूसरी कैटेगरी में रख दिया। यह देखकर कि कोई भी मेरी तरफ आने को तैयार नहीं था, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। इस तरह का व्यवहार मैं पहले भी कई बार झेल चुका था। मैंने सेल्स ऑफिस में चारों तरफ नजर दौड़ाई और सहजता से पूछा, इस घर की कीमत कितनी है? मेरे सवाल पर एक अनुभवी सेल्समैन ने मुझे झुंझलाहट भरी नजर से देखा और ऊंची आवाज में कहा, जो यंग, जाओ इसे डील करो और जल्दी से भेज दो। इसे मॉडल अपार्टमेंट दिखा देना, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं ये कुछ तोड़ ना दे। उसकी बात सुनते ही एक युवा मेल इंटर्न सेल्स जल्दी से मेरी तरफ आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। हालांकि मेरी शक्ल बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही थी कि मैं यहाँ घर खरीद सकता हूँ, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसे मेरी सर्विस करने के लिए कहा था, इसलिए वह विनम्रता से मेरे सामने आकर प्रॉपर्टी का परिचय देने लगा। सर, ये अपार्टमेंट 60 स्क्वायर मीटर का है। वह पूरे धैर्य से मुझे अपार्टमेंट की जानकारी दे ही रहा था कि तभी वही अनुभवी सेल्समैन अचानक उत्साह से चमक उठा। उसके चेहरे पर पल भर में चापलूसी भरी मुस्कान फैल गई और वह तेजी से एंट्रेंस की ओर भागा। जिज्ञासा में मैंने भी पीछे मुड़कर देखा। एक शानदार कपड़े पहने, पीछे की ओर सलीके से सेट किए हुए बालों वाला युवा पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर आ रहा था। उसे देखते ही मुझे लगा कि मैं उसे कहीं पहले देख चुका हूं, लेकिन एक पल के लिए याद नहीं आया कि कहां। सेल्समैन दौड़कर उसके पास पहुंचा और बड़े उत्साह से बोला, यंग मास्टर जो, आप आ गए। आज किस अपार्टमेंट को रिजर्व करने का इरादा है? हमारे सभी यूनिट्स हाई एंड डेकोरेशन और लग्जरी फर्नीचर के साथ पूरी तरह फर्निश्ड हैं, आपकी हैसियत के बिल्कुल लायक। उसके चेहरे की मुस्कान इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह जो चांग को खुद गोद में उठाकर अंदर ले जाना चाहता हो। जो चैंग ने लापरवाही से हाथ हिलाया और कहा, मुझे सबसे अच्छा वाला दिखाओ। सेल्समैन तुरंत ऊंची और उत्साहित आवाज में बोला, जरूर, सबसे बेहतरीन वाला। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी जैसे वह चाहता हो कि सेल्स ऑफिस में मौजूद हर इंसान यह बात सुन ले। उसकी आवाज सुनते ही और उस युवक का चेहरा साफ दिखाई देने पर मुझे अचानक याद आ गया कि वह कौन था। अरे, यह तो वही जो चैंग था, वही यंग मास्टर जो जिससे मेरी गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी, वही आदमी जिसने मेरा प्राइवेट रूम छीनने की कोशिश की थी। सच में कितनी अजीब कोइंसिडेंस थी। जो चैंग की बात सुनते ही सेल्समैन की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। यंग मास्टर जो, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इतना कहकर वह बड़े सम्मान के साथ जो चैंग को लॉबी के अंदर ले गया। उसे पानी परोसा, कुछ देर बातचीत की और उसके बाद उसका व्यवहार पहले से भी ज्यादा उत्साही हो गया। साफ दिखाई दे रहा था कि वह जो चैंग की पहचान और उसकी फाइनेंशियल स्टेटस की पूरी तरह पुष्टि कर चुका था। दूसरी तरफ जो चैंग अभी भी गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट में हुई अपनी बेइज्जती नहीं भूला था। उस दिन मैनेजर के रवैये ने उसे अंदर तक असहज कर दिया था। एक अमीर यंग मास्टर होने के बावजूद उसके साथ एक साधारण गरीब लड़के से भी बदतर व्यवहार किया गया था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। इस अनुभवी सेल्समैन की बेहतरीन सर्विस ने आखिरकार उसके घायल हुए अहंकार को काफी हद तक शांत कर दिया। मुझे सबसे बेहतरीन यूनिट दिखाओ, जो चांग ने दोबारा कहा। यह सुनकर सेल्समैन मन ही मन खुशी से झूम उठा। उसकी नजर में तो कई 10,000 युआन की कमीशन लगभग उसकी जेब में आ चुकी थी। वह तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल यंग मास्टर जो, कृपया इस तरफ आइए। जिस यूनिट में आपकी दिलचस्पी है वह बहुत ही सुविधाजनक है। अगर आप आज ही पेमेंट पूरा कर दें तो आज ही उसमें शिफ्ट भी हो सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने पास से कहा, मुझे भी ठीक यही चाहिए। बाद में मुझे भी वहां ले चलना, मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ। सेल्समैन ने तुरंत मेरी तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा और होंठ सिकोड़ते हुए बोला, पहले यह सोच लो कि तुम उसे खरीद भी सकते हो या नहीं। मैंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मैं उससे पहले आया था, है ना? फिर वह देख सकता है, लेकिन मैं क्यों नहीं? सेल्समैन ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, तुम अपनी तुलना उनसे कर रहे हो, यंग मास्टर जो हमारे VIP क्लाइंट्स में से एक हैं। जैसे ही यह बात कही गई, जो चांग ने मेरी तरफ देखा, मुझे देखते ही वह हल्का सा ठिठक गया और तुरंत सीधा खड़ा हो गया। हैरानी से मुझे घूरते हुए उसने पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? मैंने अनुभवी सेल्स पर्सन की तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ तुम्हारा वाईफाई इस्तेमाल करने नहीं आया हूँ और न ही सिर्फ यूं ही घूमने आया हूँ। फिर मैंने इंटर्न की तरफ मुड़कर कहा, श्याओ जियांग, क्या तुमने अभी तक मुझे अपार्टमेंट की पूरी जानकारी नहीं दी? उसके जवाब देने से पहले ही अनुभवी सेल्स पर्सन ने अधीर होकर हाथ हिलाया और कहा, इसे पहले यहाँ से जाने को कहो। यंग मास्टर जो ने अभी तक घर भी नहीं देखा है। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम लोगों को यहाँ प्रॉपर्टी देखने ही क्यों नहीं देते? क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट है? मेरी बात सुनकर जनरल चांग तुरंत व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ बोला, हर कोई मैनेजरली जितना अंधा नहीं होता। फिर उसने सेल्स पर्सन की तरफ देखकर कहा, इसे भी देखना है? ठीक है, इसे हमारे साथ ले चलो। इसे भी अच्छी तरह देखने दो ताकि इसके बेकार के सपने अपने आप टूट जाएं। वैसे भी इसे दिखावा करने की आदत है। इतना कहकर जो चैंग पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्डिंग के अंदर की तरफ बढ़ गया। अब जबकि उसने खुद कह दिया था तो अनुभवी सेल्स पर्सन भी मना नहीं कर सका। उसने मुझे झुंझलाहट भरी
भरी नजर से देखा और बोला, तो फिर हमारे पीछे आ जाओ, आज तो सच में बड़ा झंझट वाला दिन है। मैंने कुछ नहीं कहा और इंटर्न के पीछे पीछे अंदर चला गया। कुछ ही देर बाद हम मॉडल यूनिट के सामने पहुंच गए। अनुभवी सेल्स पर्सन गर्व से उसका परिचय देने लगा। यंग मास्टर जो, यही हमारी सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है, हमारे सभी यूनिट्स का किंग। इसका एरिया 180 स्क्वायर मीटर है और इसमें रखा हर फर्नीचर टॉप क्वालिटी का है। उसने आगे बढ़कर चाबी निकाली, दरवाजा खोला और हम सबको अंदर आने दिया। मुझे मानना पड़ा कि यह घर वाकई शानदार था। ये काफी विशाल था, हवा का आना जाना बेहतरीन था और पूरी जगह लग्जरी डेकोरेशन से सजी हुई थी। जो चांग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने कहा, अगर मैं यहाँ अकेला रहूं तो सच में मेरी स्टेटस और भी बढ़ जाएगी। सेल्स पर्सन मुस्कुराकर बोला, तो यंग मास्टर जो, आपको कैसा लगा? फिर वह तुरंत जोड़ते हुए बोला, इसकी क्वालिटी देखकर घबराइए मत। आपके जैसे व्यक्ति के लिए इसकी कीमत बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इसकी कीमत सिर्फ 7.5 मिलियन युआन है। मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दे दूंगा। कुल मिलाकर सिर्फ 7.2 मिलियन युआन। क्या ये शानदार डील नहीं है? लेकिन जैसे ही जो चैंग ने कीमत सुनी, उसके चेहरे के भाव एकदम जम गए। उसकी आंखें हल्की सी फैल गईं। 7 मिलियन युआन। हालांकि वह एक अमीर परिवार से था, लेकिन उसे हर महीने सिर्फ 2 लाख युआन का अलाउंस मिलता था। ऊपर से उसने हाल ही में एक नई स्पोर्ट्स कार भी खरीदी थी, इसलिए उसके लिए यूं ही 7 मिलियन युआन खर्च करके घर खरीद लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर भी वह यह बात मान नहीं सकता था। इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत खोना उसके लिए सबसे बुरी बात होती। दूसरी तरफ सेल्स पर्सन अब भी मुस्कुराते हुए बोला, आप जैसे व्यक्ति के लिए तो इतनी सी रकम कोई मायने ही नहीं रखती। सबसे जरूरी बात आराम से रहना है ना? सेल्स पर्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। जो चैंग ने जबरदस्ती मुस्कान बनाए रखी और जवाब दिया, हाँ, लेकिन यह घर। इतना कहकर वह अपनी बात अधूरी छोड़ दी और पूरे अपार्टमेंट में इधर उधर घूमने लगा। साफ था कि वह कोई बहाना ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे इसकी लोकेशन ज्यादा पसंद नहीं आई। ये सिटी सेंटर में है, यहाँ हर दिन बहुत ट्रैफिक रहता होगा और मुझे कहीं पार्किंग स्पेस भी नहीं दिख रही। सेल्स पर्सन तुरंत बोला, पार्किंग की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ प्राइवेट गैराज की सुविधा है। फिर उसने उत्साह से जोड़ते हुए कहा, असल में अगर घर और गैराज दोनों मिलाकर देखें तो कुल कीमत सिर्फ 8 मिलियन युआन होती है। ये सुनते ही जो चेंग लगभग चिल्ला पड़ा। 8 मिलियन? वह 7 मिलियन युआन भी नहीं दे सकता था। 8 मिलियन तो और भी दूर की बात थी, लेकिन सच्चाई स्वीकार करने को अब भी तैयार नहीं था। उसने जल्दी से नया बहाना बना लिया, इस घर की लाइटिंग भी अच्छी नहीं है और मुझे ये सोफा बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लेदर फर्नीचर से नफरत है। ऊपर से यह मार्बल फ्लोर बहुत सख्त है। अगर मैं गलती से गिर गया और मेरी टांग टूट गई तो? अब तक अनुभवी सेल्स पर्सन पूरी तरह समझ चुका था कि मामला क्या है। उसने जो चांग को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, यंग मास्टर जो, अगर आपको इसमें भी कोई कमी नजर आ रही है तो शायद लिंजियांग सिटी में आपको कोई भी घर पसंद नहीं आएगा। फिर उसने अर्थपूर्ण लहजे में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इसकी कीमत ज्यादा लग रही हो? लिमिटेड बजट वाले बहुत से कस्टमर्स भी ऐसे ही बहाने बनाते हैं। जैसे ही उसकी असली सोच सामने आ गई, जो चैंग तुरंत भड़क गया। महंगा? मेरे लिए? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं जो चैंग हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी सी रकम की परवाह करता हूँ? सेल्स पर्सन तुरंत मुस्कुराया और बोला, यंग मास्टर जो, आपने गलत समझा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। फिर उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, ऐसा करते हैं, हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, उनकी कीमत सिर्फ 1 या 2 मिलियन युआन है। शायद वे आपकी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेंगी। साफ था कि वह इस आलीशान मैंशन को बेचने की उम्मीद छोड़ चुका था और अब किसी दूसरी डील को बचाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनते ही जो चांग गुस्से से बोला, क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? उधर मैं तब तक पूरे घर का निरीक्षण कर चुका था और इंटर्न के साथ थोड़ा आगे बढ़ गया था। हर चीज ध्यान से देखने के बाद मैंने सिर हिलाया और कहा, घर अच्छा है। मेरी बात सुनकर अनुभवी सेल्स पर्सन ने आंखें घुमाई और तिरस्कार से बोला, क्या बकवास कर रहे हो? फिर उसने अधीर होकर हाथ हिलाते हुए कहा, देख लिया ना, अब जल्दी यहाँ से निकलो। जब खरीद ही नहीं सकते तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरे कुछ कहने से पहले ही जो चैंग ने मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए कहा, मैं भी ये घर नहीं खरीद रहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम खरीद लोगे? तुम्हें पता भी है ये कैसी जगह है? शायद इस बाथरूम का टॉयलेट तक खरीदने की हैसियत नहीं होगी तुम्हारी। फिर वह हंसते हुए बोला, अगर मुझे भी ये घर खरीदने में परेशानी हो रही है तो तुम्हारे जैसे गरीब लूजर के लिए तो ये नामुमकिन है। मैंने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी और इंटर्न की तरफ मुड़कर पूछा, तुम लोगों की कमीशन परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलती है, सही? वह थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर भी सिर हिलाकर बोली, जी हाँ। मैंने घर की तरफ इशारा करते हुए शांत स्वर में कहा, तो फिर यह घर मैं लेता हूँ। एक पल रुककर मैंने आगे कहा, और गराज भी चाहिए। इतना कहकर मैंने अपना बैंक कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह देखते ही अनुभवी सेल्स पर्सन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। आखिर अभी तक जो चांग लगातार मुझे एक गरीब और मामूली इंसान कह रहा था, लेकिन अब मेरे हाथ में बैंक कार्ड देखकर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरी तरफ इंटर्न की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यहाँ काम करते हुए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे और अचानक उसके हाथ इतनी बड़ी डील लग गई थी। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। उसने तुरंत मेरा बैंक कार्ड लिया और पेमेंट प्रोसेस करने की तैयारी करने लगी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वहां खड़ी क्या हो, चलो मुझे कार्ड स्वाइप करवाने ले चलो। इंटर्न ने लगातार सिर हिलाया और मुझे साथ लेकर जल्दी जल्दी बाहर चली गई। हमारे जाते ही जो चांग ने तिरस्कार भरी नजर से मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, तुम लोग सच में इसे बड़ा आदमी समझ रहे हो? अगर ये सच में ये घर खरीद ले तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत था। कुछ देर बाद मैं इंटर्न के
के साथ वापस लौटा। मैंने देखा कि जो चेंग और वह अनुभवी सेल्स पर्सन अभी भी वहीं खड़े थे। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम लोग अभी तक यहीं हो, ये घर अब मेरा है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो चेंग ने तुरंत अविश्वास से चिल्लाकर कहा, नामुमकिन, इस घर की कीमत 7 मिलियन युआन से भी ज्यादा है, तुम इसे खरीद ही कैसे सकते हो। उसी समय इंटर्न पूरे सम्मान के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में देते हुए बोली, सर, ये आपका परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, कृपया इसे संभाल कर रखिए। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट रिसीट्स ले लिए। जैसे ही जो चैंग की नजर मेरे हाथों में मौजूद उन डॉक्यूमेंट्स पर पड़ी, वह पूरी तरह जड़ हो गया। वह बुदबुदाया, क्या इसने सच में खरीद लिया 7 मिलियन युआन से भी ज्यादा का घर? जो चैंग खुद भी एक बार में इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल सकता था, और वह यह भी अच्छी तरह जानता था कि उसके पिता के लिए भी इतनी कैश तुरंत जुटाना आसान नहीं था। उसका चेहरा पल भर में लाल पड़ गया। ये बेइज्जती तो मानो सबके सामने 2 जोरदार थप्पड़ खाने से ज्यादा दर्दनाक थी। आखिरकार वह और सहन नहीं कर पाया। बिना एक शब्द बोले वह मुड़ा और वहां से चला गया। उधर अनुभवी सेल्स पर्सन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। मेरी तरफ देखते हुए उसका मन कर रहा था कि खुद को जोरदार थप्पड़ मार ले। उसकी अपनी घमंडी सोच की वजह से लगभग 1 लाख युआन की कमीशन उसके हाथ से निकल चुकी थी। यह सोच ही उसके लिए असहनीय थी। जब उसने पूरी घटना के बारे में दोबारा सोचा तो उसे एहसास हुआ कि जो चैंग कोई बहुत यंग मास्टर नहीं था। लिनजियांग सिटी जैसे शहर में वह बस एक थर्ड रेट अमीर लड़का था, जिसकी असली ताकतवर लोगों के बीच कोई खास हैसियत नहीं थी। उसे जो चैंग की वह बात भी याद आई जब उसने कहा था कि गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट के मैनेजर ली को खास मेहमानों की पहचान करना नहीं आता। लेकिन अब सोचने पर उसे समझ आ गया कि वह बात पूरी तरह बकवास थी। गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट शहर के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में से एक था। वहां का मैनेजर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पहचानने में कैसे गलती कर सकता था? ज्यादा संभावना तो यही थी कि जो चैंग की खुद की हैसियत इतनी नहीं थी कि वह सचमुच प्रभावशाली लोगों से कभी मिला हो। मैनेजर ली से अपनी तुलना करते हुए अनुभवी सेल्स पर्सन को अचानक महसूस हुआ कि वह अभी भी कितना वह अनुभवहीन था। सबके जाने के बाद मैं अपने नए घर के सोफा पर धम्म से बैठ गया। पूरे शरीर में थकान की एक लहर दौड़ गई और पूरे दिन में पहली बार मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। कुछ ही देर बाद मुझे एक कॉल आया। बताया गया कि मेरे अंकल का बर्थडे बैंक्वेट गोल्डन एंड सिल्वर रेस्टोरेंट में रखा गया है। मैं तुरंत एक टैक्सी लेकर वहां पहुंच गया। जब मैं रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंचा तो ली अंशी पहले से ही बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे टैक्सी से उतरते देखा, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, फिर टैक्सी से आए हो? तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। सुन लो जो यांग, मैं तुम्हारे पैसे चुराने की बात को छिपाने में तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम चाहे जितनी बार कहो कि तुमने चोरी नहीं की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जिंदगी में तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। मैंने उसकी तरफ शांत नजर से देखते हुए जवाब दिया, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। मेरा जवाब सुनकर वह और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसी समय उसकी आंट वहां आ गई। उसने मुझे घोर तिरस्कार से देखा और कहा, इसके जैसे इंसान से बात करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसका कैरेक्टर ही देख लो, ये पूरी तरह निकम्मा है। चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर उसने मेरी तरफ आंखें घुमाई और ली अंशी को साथ लेकर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। जैसे ही मैं रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा, मैनेजर ली तुरंत सम्मान भरे भाव के साथ मेरी तरफ तेजी से बढ़कर आया। मिस्टर जाओ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप आ रहे हैं? अगर किसी तरह की कोई बदतमीजी हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। शायद उन्होंने बाहर हुई बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था, लेकिन मेरा उसे लेकर कुछ भी समझाने का मन नहीं था। मैंने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ सिर्फ एक फैमिली गैदरिंग के लिए आया हूँ। मैनेजर ली ने सम्मान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं समझ गई मिस्टर। जो हमेशा से ही लो की रहे हैं। उनकी आंखों में साफ तौर पर सम्मान और प्रशंसा दिखाई दे रही थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और बैंक्वेट हॉल के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही देखा कि ली अंकी पहले से ही अपने रिश्तेदारों के साथ बातें कर रही थी। उनकी आंट बीच बीच में मेरी तरफ नजर डाल रही थी और उनकी हर बात मुझे पहले से ज्यादा परेशान कर रही थी। फिर भी मैं अपने अंकल के पास गया और ईमानदारी से कहा, हैप्पी बर्थडे अंकल। लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही आंट ने बीच में टोक दिया। मेरे लाए हुए गिफ्ट को देखते हुए उन्होंने ताना मारते हुए कहा, खाली हाथ आना ही काफी शर्म की बात होती, लेकिन ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? अगर हमारी अंकी न होती तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी ऐसी जगह आने की औकात नहीं रखते। यह सुनकर अंकल का चेहरा तुरंत असहज हो गया। उन्होंने कहा, बस भी करो, जो यांग अभी जवान है, उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आंट और भी नाराज हो गई। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मुझे तो बस अंकी पर तरस आता है कि उसे ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ रहा है। अंकल ने गहरी सांस ली और मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रख दिया। मैं सिर्फ कड़वी मुस्कान ही पाया। इस तरह का व्यवहार मेरे लिए नया नहीं था। पहले भी न जाने कितनी बार मैं सब कुछ चुपचाप सहता आया था। मैं एक तरफ जाकर चुपचाप बैठ गया। तभी एक युवा आदमी अंकल के पास आया और विनम्रता से बोला, हैप्पी बर्थडे अंकल ली। मेरी माँ बिजनेस ट्रिप पर है और वापस नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से माफी मांगने के लिए मुझे भेजा है। जैसे ही एंट ने उसे देखा, उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। उनके चेहरे पर तुरंत चौड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अरे कोई बात नहीं, अंदर आओ, बैठो। पास ही किसी ने धीरे से कहा, ये चोंग यू हैं, चोंग फैमिली के यंग मास्टर। उम्र कम है लेकिन बहुत ही काबिल हैं। मैंने देखा कि एंट तुरंत ली अंकी को एक तरफ ले गई और उत्साह से बोली, अंकी, ये चोंग यू बहुत ही होनहार और प्रॉमिसिंग है। तुमने कहा था ना कि तुम एजुकेशन कंपनी शुरू करना चाहती हो। ये बहुत अच्छा मौका है, तुम्हें इनसे जरूर बात करनी चाहिए। उनकी बात सुनते ही मेरे मन में बेचैनी होने लगी। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वह कुछ और ही सोच रही हैं।
हैं। ली अंकी की झिझक को नजरअंदाज करते हुए आंट लगभग उन्हें खींचकर चोंग्यू के पास ले गई। परिचय होने पर चोंग्यू ने शालीनता से हाथ बढ़ाया और ली अंकी ने भी हल्के से उनसे हाथ मिला लिया। यह सब देखते हुए मेरे भीतर अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। आंट गर्व से मुस्कुराते हुए बोली, चोंग्यू कुछ लोगों से तो कहीं ज्यादा काबिल हैं। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी नजरें तुरंत मेरी तरफ मुड़ गईं। चोंग्यू ने ली अंकी की तरफ देखा और विनम्रता से कहा, आंट आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं। कुछ देर बाद उनकी नजर मुझ पर पड़ी, जो पास ही बैठा था। इससे पहले कि वह कुछ पूछते, आंट ने जल्दी से कहा, ओह ये तो हमारे एक गरीब रिश्तेदार हैं, बस सेलिब्रेशन में शामिल होने आ गए हैं। उन्होंने जानबूझकर यह बात छिपा ली कि मैं असल में ली अंकी का हस्बैंड हूँ। चोंग्यू ने बस एक नजर मेरी तरफ डाली। उन्होंने मुझे ग्रीट नहीं किया और मैंने भी उन्हें ग्रीट नहीं किया। बिना कुछ कहे मैं जाकर ली अंकी के बगल में बैठ गया और चुपचाप खाना खाने लगा। आंट लगातार चोंग्यू की प्लेट में खाना परोसती रही और थोड़ी ही देर में बात कपड़ों पर आ गई। उनके सूट को देखते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चोंग्यू तुम्हारा सूट बहुत ही शानदार लग रहा है। चोंग्यू ने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, ये ओवरसीज में कस्टम मेड है। आंटी अगर आपको पसंद आया है तो बस अंकल का साइज बता दीजिए, अगली बार मैं उनके लिए भी कुछ सूट्स खरीद दूंगा। ये सुनते ही आंट खुशी से खिल उठी। उन्होंने तुरंत ली अंकी की तरफ मुड़कर कहा, अंकी तुम्हें तो अंकल का साइज पता है ना। चोंग्यू तुम इसे वीचैट पे मैसेज भेज देना। चोंग्यू ने तुरंत अपना फोन निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ सूट्स ही तो हैं। आज बर्थडे गिफ्ट तैयार करने का समय नहीं मिल पाया, तो इसे ही मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिए। ली अंकी को उसके साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हुए देखकर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं जानता था कि उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे सीने में जलन सी उठ रही थी। आंट ने तुरंत मेरे चेहरे का भाव देख लिया और ताना मारते हुए बोली, क्या हुआ, जलन हो रही है? अपनी इतनी सी औकात लेकर ऐसे सपने मत देखा करो। तभी चोंग्यू ने मेरी तरफ देखा और सहज अंदाज में पूछा, तो तुम कहाँ काम करते हो? मैं जवाब देता उससे पहले ही आंट बोल पड़ी, ये तो बस एक गरीब स्टूडेंट है, इसके पास कौन सी एम्बिशन है। चोंग्यू हल्का सा हंसा और बोला, ऐसा करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद हमारी कंपनी में आ जाना। आंटी और अंकल की खातिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी पोजीशन अरेंज कर दूंगा। मैं मना भी नहीं कर पाया था कि आंटी उत्साहित होकर तुरंत बोली, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, पता भी है ये मौका कितना मुश्किल से मिलता है। ये लोग सिर्फ ली फैमिली की वजह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। तभी अचानक ली अंकी ने कहा, आंट बस कीजिए। उनकी बात सुनकर आंट और चोंग्यू दोनों चौंक गए। ली अंकी ने आगे कहा, आज अंकल का बर्थडे है, माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहकर उसने मेरी तरफ एक नजर डाली। एक पल के लिए मुझे लगा था कि शायद वह मेरी तरफदारी कर रही है, लेकिन अगले ही पल मेरी सारी उम्मीद टूट गई। उसने घृणा भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें हाई क्लास चीजें पसंद हैं तो उन्हें खुद कमाकर हासिल करो। कौन सा आदमी गलत तरीकों पर भरोसा करता है? मैंने चुपचाप सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले खाना खाता रहा। जो कुछ समझाना था मैं पहले ही समझा चुका था, अब दोबारा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। तभी अचानक मैनेजर ली हमारी टेबल के पास आए। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, श्याओ जियाओ, पिछली बार तुमने जो हमारी मदद की थी उसका पूरा पेमेंट अभी तक नहीं दिया था, ये उसका बाकी हिस्सा है। इतना कहकर उन्होंने मेरे सामने नोटों की एक मोटी गड्डी रख दी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और पूछा, कौन सा पेमेंट? टेबल पर बैठे सभी लोग हैरानी से हमारी तरफ देखने लगे। मैनेजर ली बोले, पिछली बार जब तुम आए थे तब मैंने तुम्हें सिर्फ आधा पेमेंट दिया था, याद है? इतना कहते हुए उन्होंने मुझे हल्के से आंख भी मारी। मैं तुरंत समझ गया कि वह मेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस आंट ने पूरी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। उन्होंने मेरी तरफ देखकर तिरस्कार से कहा, अभी कुछ देर पहले चोंग्यू तुम्हें एक ढंग की जॉब दिलाने की बात कर रहा था और अब पता चल रहा है कि तुम तो यहाँ वेटर का काम करते हो। सच में कितने निकम्मे हो। चोंग्यू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, काम तो काम होता है। ऐसा करो श्याओ जियाओ, अगर काम करके थक जाओ तो इस रेस्टोरेंट में आकर खाना खा लिया करो, बिल मेरे अकाउंट में डाल देना। फिर उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ मैनेजर ली के कंधे हाथ रखते हुए कहा, मैनेजर ली, मेरी इतनी सी बात तो रखनी ही पड़ेगी। मैनेजर ली सिर्फ मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने सामने रखी नोटों की गड्डी को देखा, फिर चोंग्यू के घमंडी चेहरे को और उसके बाद आंट की तिरस्कार भरी नजरों को। आखिर में मेरी नजर ली अंकी पर जा रुकी, जिसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। अंत में मैंने वह पैसे टेबल पर ही छोड़ दिए और कुछ भी समझाने का फैसला नहीं किया। बाद में मैनेजर ली मेरे पीछे पीछे आए और माफी मांगने लगे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैं जानता था कि उन्होंने जो कुछ किया मेरी मदद करने के इरादे से ही किया था। घर लौटने के बाद मैं सीधे जाकर सो गया और अगली सुबह ही मेरी आंख खुली। जैसा कि उम्मीद थी, मैं एक बार फिर लेट हो गया था। जब मैं क्लासरूम के दरवाजे पर पहुंचा तो सबसे पहले मेरी नजर ली अंकी पर पड़ी, जो पोडियम पर खड़ी थी। उसने भी मुझे देख लिया और उसके चेहरे पर पहले से ही गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मैं तुरंत समझ गया कि अब क्या होने वाला है। ली अंकी के मुझे डांटने से पहले ही मैं फौरन क्लासरूम के बाहर वापस चला गया। अपनी सजा खुद ही स्वीकार कर ली और बाहर निकलते हुए दरवाजा भी बंद कर दिया। बाहर दीवार से टिककर मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। कम से कम शुरुआत वाला गुस्से का तूफान तो टल गया था। तभी क्लासरूम के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। ली अंकी ने गुस्से में अपना लेसन प्लान पोडियम पर इतनी जोर से पटका था कि बाहर खड़े खड़े भी मैं चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उनका गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। क्लास खत्म होते ही मैं जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ
बैठ गया। जैसे ही बैठा, शू लिंगलिंग अपने हमेशा वाले घमंडी अंदाज में इठलाती हुई मेरे पास आ गई। उसने मेरी तरफ देखकर ताने भरे लहजे में कहा, झोयांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम अभी भी क्लास में आने की हिम्मत रखते हो। अगर मैंने तुम्हारी तरह काम किया होता तो शर्म के मारे कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। तभी जेंग यांग भी तुरंत बोला, बिल्कुल सही, क्लास फंड उड़ाकर ऐश करना और फिर ऐसे घूमना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इससे ज्यादा बेशर्मी क्या होगी। शू लिंगलिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारी चमड़ी इसकी तरह इतनी मोटी नहीं है। आखिरकार मैं भी चुप नहीं रह सका और गुस्से में बोला, तुम दोनों बेकार की बातें करना बंद करो। झोयांग ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, क्या हुआ, करने की हिम्मत है, लेकिन लोगों के बोलने से डर लग रहा है। तभी बाहर से हलचल की आवाज आने लगी और कुछ ही देर बाद लियंग की वापस क्लासरूम में आ गई। उनकी आवाज सुनते ही पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। उन्होंने सीधे शू लिंगलिंग की तरफ देखते हुए पूछा, शू लिंगलिंग, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि क्लास फंड्स झोयांग नहीं लिए थे? शू लिंगलिंग ने बिना जरा भी हिचकिचाए आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ टीचर, मुझे पूरा यकीन है, पैसे झोयांग नहीं लिए हैं। झोयांग भी तुरंत बोला, बिल्कुल सही टीचर, ऐसे इंसान के हमारे क्लास में रहते हुए हम पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगा सकते हैं? लियंकी ने भौहें सिकोड़ ली और कड़े स्वर में बोली, शू लिंगलिंग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद क्लास फंड्स कहीं रख दिए हों और बाद में भूल गई हो? शू लिंगलिंग हैरान रह गई और तुरंत बोली, टीचर, आपका मतलब क्या है? मुझे पूरा यकीन है कि पैसे जो यांग ने ही लिए हैं वही है जिसने ऐसा किया है। तभी लियंकी ने जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका और पूरा क्लासरूम सन्नाटे में डूब गया। यहाँ तक कि मेरा दिल भी एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उन्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उन्होंने पूरे क्लासरूम पर नजर डालते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने तुम सबको नहीं कहा था कि पूरी जांच होने से पहले किसी भी नतीजे पर मत पहुंचना? फिर उनकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, और तुम झोयांग, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो क्या तुम्हें ठीक से अपनी सफाई देना भी नहीं आता? मैं अभी कुछ कह पाता, उससे पहले जियांग योंग खड़ा हो गया और बोला, टीचर, झोयांग के क्लास फंड्स चुराने की बात की तो पहले ही जांच हो चुकी है, आप कैसे कह सकती हैं कि नहीं हुई? क्या आप उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? शू लिंगलिंग ने भी तुरंत उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल टीचर, वही था जिसने पैसे लिए थे, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है और उस पर तरस आता है। आप उसे बचा नहीं सकती। बस। लियंकी की गूंजती हुई आवाज पूरे क्लासरूम में फैल गई। उन्होंने सीधे जियांग योंग की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? फिर उन्होंने अचानक एक एनवेलप निकाला और उसे जोर से पोडियम पर पटक दिया। शू लिंगलिंग की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, शू लिंगलिंग, यहाँ आओ और इसे ध्यान से देखो, मुझे ये अभी ऑफिस में मिला है। जैसे ही शू लिंगलिंग ने उस एनवेलप को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोली, टीचर, ये मैंने नहीं किया, ये सब झोयांग ने किया है। हो सकता है उसने रेस्टोरेंट के ओनर के साथ मिलकर मुझे फंसाने की साजिश की हो। उसकी यह सफाई सुनकर लियंकी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, शू लिंगलिंग, इतनी साफ सच्चाई सामने आने के बाद भी तुम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हो। अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय तुम अपने ही क्लासमेट पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। कल अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना, और इसी पल से तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो। यह कहने के बाद लियंकी अपने हाई हील्स की टक टक के साथ मुड़ी और वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। आज लियंकी ने सच में मेरी तरफदारी की थी। सच्चाई सामने आने के बाद मेरे दिल का बोझ काफी हल्का हो गया था। अभी कुछ देर पहले शू लिंगलिंग के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, उसे याद करके मुझे हंसी आने लगी। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही लियंकी क्लासरूम के दरवाजे तक पहुंची, उसने मेरे चेहरे पर आई मुस्कान देख ली। वह तुरंत पलटकर बोली, झोयांग, ऐसा मत सोचो कि इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें तुम्हारी भी बड़ी जिम्मेदारी है और ऊपर से तुम्हें हंसी भी आ रही है। उसकी बात सुनते ही मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे अच्छी तरह पता था कि अभी खुश होने का समय नहीं था। लियंकी के जाने के बाद शू लिंगलिंग धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं, दोनों मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं और वह मुझे ऐसी नजरों से घूर रही थी जिनमें साफ साफ नफरत दिखाई दे रही थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि अब हमारे बीच की दुश्मनी सच में शुरू हो चुकी थी। स्कूल की छुट्टी के बाद गेट पर लियंकी ने मुझे रोक लिया। मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा, झोयांग, आज रात मुझे कुछ काम है, तुम्हें अपना डिनर खुद ही मैनेज करना होगा। इतना कहकर वह बिना मुझे जवाब देने का मौका दिए मुड़ी और चली गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर एक टैक्सी रोकी और घर की तरफ निकल पड़ा। जब टैक्सी मेरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर रुकी तो ड्राइवर बाहर देखकर हैरानी से बोला, यंग मैन, तुम यहाँ रहते हो? इतनी कम उम्र में ये इतना कैपेबल इंसान होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने बस सामान्य अंदाज में जवाब दिया, ठीक ठाक है। ड्राइवर फिर मेरी तरफ देखकर बोला, जब तुम इतनी शानदार जगह पर रहते हो तो फिर अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते? उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। वह सही कह रहा था। अब मेरे पास पैसे भी थे और ड्राइविंग लाइसेंस भी पहले से था, फिर कार न खरीदने की कोई वजह नहीं थी। यह सोचते ही मैंने ड्राइवर से कहा कि वह मुझे सीधे BMW डीलरशिप ले चले। वहां पहुंचकर मैं अंदर चला गया। कई सेल्स पीपल ने मेरी तरफ देखा और उठने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेरे कपड़ों पर पड़ी वे फिर वापस बैठ गए। एक भी इंसान मेरा स्वागत करने नहीं आया। मैं अकेला ही शोरूम में घूमता रहा। तभी एक अमीर दिखने वाली महिला शोरूम में दाखिल हुई। उसके अंदर आते ही सारे सेल्स पीपल उसकी तरफ दौड़ पड़े। कोई उसे चाय ऑफर कर रहा था तो कोई पानी। उसकी तुलना में मुझे तो जैसे कोई देख ही नहीं रहा था। उस महिला ने
मेरी तरफ देखा, हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, अरे सिर्फ अब मेरे पीछे मत भागो, यहाँ एक और कस्टमर भी है, भले ही वह कार खरीद पाए या नहीं, लेकिन कस्टमर तो है। सेल्स पीपल ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आया। आखिरकार मैं एक डिस्प्ले कार के सामने रुक गया और पूछा, इस कार की कीमत कितनी है? एक सेल्स पर्सन ने मुझे बेहद अधीर नजरों से देखा और कहा, ये नई BMW 7 सीरीज है। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, BMW 7 सीरीज वगैरह मुझे समझ नहीं आता, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इसकी कीमत कितनी है। उनकी आंखों में जो तिरस्कार था उससे साफ पता चल रहा था कि वे सोच रहे थे मैं इतनी महंगी कार खरीद ही नहीं सकता। यह देखकर मेरा मूड पूरी तरह खराब हो गया। मैं बिना कुछ और बोले मुड़ा और सीधे BMW डीलरशिप से बाहर निकल आया। सड़क के ठीक सामने रोल्स रॉयस का शोरूम था और मैं बिना एक पल की झिझक के उसकी तरफ बढ़ गया। अगली सुबह मैंने अपनी नई खरीदी हुई रोल्स रॉयस को स्कूल से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट के पास पार्क किया, क्योंकि मैं बेवजह लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था। क्लासरूम में पहुंचने पर देखा कि अभी ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए थे। बोरियत दूर करने के लिए मैंने अपना फोन निकाला और वीचैट मोमेंट्स स्क्रॉल करने लगा। तभी अचानक जू लिंगलिंग की एक पोस्ट ने मेरा ध्यान खींच लिया। उसकी फोटो में जो कार दिखाई दे रही थी वह मुझे कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी लगी। मैंने इमेज को झूम करके ध्यान से देखा और अगले ही पल पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह मेरी रोल्स रॉयस थी, वही कार जिसे मैंने कल ही खरीदा था। फोटो के नीचे कैप्शन लिखा था, डैड्स न्यू कार नॉट बैड। यह देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि हंसू या सिर पकड़कर रोऊं। जब से मैं उसका पिता बन गया था। जैसे जैसे और क्लासमेट्स क्लासरूम में आने लगे, उनमें से कई लोग तुरंत जू लिंगलिंग के आसपास इकट्ठा हो गए। एक क्लासमेट हैरानी से बोला, लिंगलिंग, तुम्हारे डैड ने सच में रोल्स रॉयस फैंटम खरीद ली? तुम्हारी फैमिली आखिर करती क्या है? मुझे तो याद है पहले तुम्हारे डैड BMW चलाते थे, ये तो बहुत बड़ा अपग्रेड है। दूसरा तुरंत बोला, हाँ मैंने सुना है फैंटम बिल्कुल भी सस्ती नहीं होती और ये तो लेटेस्ट मॉडल लग रही है, इसकी कीमत तो जरूर कई मिलियन युआन होगी। सबकी तारीफ सुनकर जू लिंगलिंग अंदर ही अंदर बेहद खुश हो रही थी, लेकिन ऊपर से शांत बनने का नाटक करते हुए उसने कहा, बस कुछ मिलियन युआन की ही होगी शायद। मेरे डैड को ऐसी ही कार्स पसंद है। असल में उसी सुबह जब वह बस का इंतजार कर रही थी, तब उसने सड़क के दूसरी तरफ मेरी फैंटम को खड़ा देखा था। क्योंकि उसका ओनर वहां मौजूद नहीं था, उसने चुपके से उसकी कुछ फोटोज खींच ली थी। कल क्लास में अपनी बेइज्जती होने के बाद आज वह किसी भी तरह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहती थी। फिर उसने अपना बैकपैक जोर से डेस्क पर पटका, बैठ गई और घमंड से बोली, जलने से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों की किस्मत में तो पूरी जिंदगी सेकंड हैंड जीता चलाना ही लिखा है। इसके बाद उसने मेरी तरफ देखकर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, और झोयांग, ये मत समझना कि सिर्फ टीचर ली तुम्हारा साथ दे रही हैं, इसलिए तुम बहुत बड़े बन गए हो। हमारे बीच की बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे उसकी एक भी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा पूरा दिमाग उसी रहस्यमयी औरत के बारे में सोचने में लगा हुआ था, जो पता नहीं अचानक कहां से आ गई थी। जितना ज्यादा मैं उसके बारे में सोचता उतनी ही ज्यादा हंसी आती। तभी अचानक क्लासरूम के दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी, तुम लोगों में जो यांग कौन है? स्कूल के एकेडमिक अफेयर्स डायरेक्टर खुद वहां खड़े थे। मैं हल्का सा चिढ़ गया, फिर उठकर बाहर चला गया। आखिर डायरेक्टर को मुझसे क्या काम हो सकता था? डायरेक्टर ने मुझे ऊपर से नीचे तक तिरस्कार भरी नजरों से देखा और बिना कुछ कहे सीधे ली अंकी के ऑफिस में ले गए। वहां ली अंकी पहले से ही बैठी हुई थी। जैसे ही शिव जूनहुआ ने मुझे डायरेक्टर के साथ अंदर आते देखा, उसने भौहें सिकोड़ ली। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा और ऐसी नजर से घूरा जैसे सोच रहा हो कि इस बार मैंने कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर दी है। शिव जूनहुआ शिव लिंगलिंग का दूसरा अंकल था और उसी ने उसकी इस स्कूल में एडमिशन की व्यवस्था करवाई थी। उसे देखते ही मुझे समझ आ गया कि वह अपनी भतीजी का पक्ष लेने आया है। ऑफिस के अंदर ली अंकी अपनी डेस्क के पीछे बैठी थी, जबकि शिव जूनहुआ उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। ली अंकी की तरफ देखते हुए उसने कहा, सुना है तुम झोयांग का पक्ष ले रही हो और शिव लिंगलिंग के पेरेंट्स को भी बुलाना चाहती हो। मैं उसका अंकल हूँ, आखिर मामला क्या है? ली अंकी ने पूरी शांति से जवाब दिया, डायरेक्टर शिव, मैं झाओ यांग का पक्ष नहीं ले रही हूँ। क्लास फंड सच में शिव लिंगलिंग की वजह से खोया था। अगर जरूरत पड़ी तो हम रेस्टोरेंट के ओनर को बुलाकर आमने सामने बात भी करवा सकते हैं। लेकिन शिव जुनहुआ ने तुरंत उसकी बात बीच में ही काट दी। टीचर ली, अगर तुम झाओ यांग का पक्ष नहीं ले रही हो तो फिर ऐसी अफवाहें फैली कैसे? एक टीचर होने के नाते तुम्हें फेयरनेस का मतलब अच्छी तरह समझना चाहिए। यह साफ था कि उसका सच्चाई जानने में कोई इरादा नहीं था, वह सिर्फ अपने पद का दबाव बनाना चाहता था। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, जो यांग तुम्हारा स्टूडेंट है, जरा इसे देखो। क्या ये किसी अच्छे स्टूडेंट जैसा लगता है? इसके ग्रेड्स बेहद खराब हैं और ये पूरे ग्रेड का रिजल्ट नीचे खींच रहा है। तुमने अब तक इसके पेरेंट्स से बात क्यों नहीं की? उसकी आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। लियंकी ने मुंह खोला और समझाने की कोशिश की, झो यांग वो, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिव जुनहुआ ने उसे फिर से रोक दिया। तुम बार बार कहती हो कि तुम इसका पक्ष नहीं ले रही हो। अगर तुमने इसी तरह काम करना जारी रखा तो टीचर इवैल्यूएशन में हिस्सा लेने का ख्याल भी छोड़ दो। उसकी धमकी सीधी, कठोर और बिल्कुल निर्दयी थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि वह टीचर इवैल्यूएशन ली अंकी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। उसने लगभग आधा साल सिर्फ उसी की तैयारी में लगा दिया था। उसकी हल्की सी लाल हुई आंखों को देखकर मेरे दिल में बेहद बेचैनी होने लगी। चाहे कुछ भी हो, वह अब भी मेरी पत्नी थी। उसे इस तरह किसी के सामने अपमानित होते देख मेरे सीने में गुस्सा मिलने लगा। लेकिन शिव जुनहुआ अभी भी रुका नहीं था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, और तुम झो यांग सिर्फ इसलिए
इसलिए कि तुम गरीब परिवार से आते हो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम पर तरस खाए। तुम एक स्टूडेंट हो, यहाँ पढ़ने आए हो, खुद को बेचारा साबित करने नहीं। वह हमें काफी देर तक लगातार डांटता पड़ता और भाषण देता रहा। आखिरकार जब वह चला गया तो पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। ली अंकी ने थके हुए अंदाज में अपना माथा दबाया। उसके चेहरे पर साफ थकान झलक रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, डायरेक्टर जा चुके हैं, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होते तो क्या इतनी सारी परेशानियां खड़ी होती? इतना कहकर उसने मुझे वापस क्लासरूम भेज दिया। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन आखिर में चुप ही रहा और वहां से निकल गया। स्कूल की छुट्टी के बाद मेरा इरादा था कि मैं ली अंकी का इंतजार करूं और उसके साथ घर जाऊं। मैं आज जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके बाद उसे थोड़ा दिलासा भी देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पहुंचने से पहले ही वह जा चुकी थी। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं अपनी कार लेने चला गया। जैसे ही मैं कार के अंदर बैठा मेरा फोन बज उठा। कॉल एलीट रेस्टोरेंट मैनेजर ली चांगली का था। मिस्टर जाओ, मैं ली चांगली बोल रही हूँ। आज हमारे रेस्टोरेंट में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स आए हैं। मैंने उनमें से कुछ खास आपके लिए अलग रखवा दिए हैं। क्या आज आपके पास समय है? हमने अपनी नई सिग्नेचर डिश भी लॉन्च की है। अभी तक उसे किसी और ने टेस्ट नहीं किया। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कृपया हमें अपने आने का सम्मान दीजिए। आज ली अंकी के साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसे याद करके मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ अच्छे डिशेस पैक करवा लेता हूँ। शायद इससे उसका मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। इसलिए मैंने तुरंत हामी भर दी और एलीट रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। रेस्टोरेंट पहुंचते ही मैनेजर ली खुद बाहर आकर मेरा स्वागत करने लगी। खाना खत्म करने के बाद मैंने उससे कई डिशेस टेक अवे के लिए पैक करने को कहा। जब मैं एंट्रेंस के पास खड़ा होकर इंतजार कर रहा था तभी अचानक मेरी नजर शू जंगवा पे पड़ी जो मेरी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने तुरंत अपनी कमर सीधी कर ली और सीना चौड़ा करके मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने पूछा, तुम यहाँ काम तो नहीं करते है ना? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी चुप्पी देखकर उसका यकीन और भी पक्का हो गया। वह तिरस्कार भरी आवाज में बोला, तो सच में तुम यहाँ वेटर का काम करते हो? पता है अगर लोगों को ये बात मालूम हुई तो क्या सोचेंगे? तुम पूरे स्कूल की बदनामी कर रहे हो। कल ही मैं इसकी रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा। अपनी अपॉलॉजी तैयार रखना। और स्कूल के जॉब फेयर में जाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारा यही हाल होगा। सच कहूं तो समझ नहीं आता ली अंकी, आखिर स्टूडेंट्स को पढ़ाती कैसे है? उसकी बातें सुनकर मैंने तुरंत जवाब दिया, वेटर होना एक ईमानदार और सम्मानजनक जॉब है। इसमें बदनामी वाली बात आखिर कहाँ है? चू जुंगवा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम जानते ही क्या हो, ऊपर से मुझसे बहस भी कर रहे हो। यकीन मानो मैं तुम्हारे रिकॉर्ड पर मेजर डिसिप्लिनरी पनिशमेंट लगवा सकता हूँ। जितना ज्यादा वह गुस्सा हो रहा था उसकी बातें उतनी ही ज्यादा कड़वी होती जा रही थी। फिर उसने तिरस्कार से कहा, और वो ली अंकी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वह किस घटिया टीचर्स कॉलेज से पढ़कर आई है। एक स्टूडेंट तक को ठीक से संभाल नहीं सकती। जैसे ही मैंने उसे फिर से ली अंकी का अपमान करते सुना मेरा गुस्सा भी भड़क उठा। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टीचर ली बहुत अच्छी हैं। मैं कौन सी जॉब करता हूँ, उसका टीचर ली से क्या लेना देना है? शुजंगवा तुरंत व्यंग्य से हंसा और बोला, देखो जरा, यही है ली अंकी के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स, स्कूल स्टाफ से बिना किसी सम्मान के बहस करते हैं। फिर उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर ठंडी आवाज में कहा, एक टीचर से बहस करने की भी हिम्मत है तुम्हारी? कल तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कुछ पल रुकने के बाद उसने फिर कहा, और ली अंकी भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं पाएगी। वह तुम्हारी होमरूम टीचर है। तुम्हें लगता है उसके जैसी इंसान को एक्सीलेंट टीचर कहलाने का हक है? सच तो यह है कि वह टीचर बनने के भी लायक नहीं है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार भी ली अंकी को मेरी वजह से फिर से इस मामले में घसीटा जाएगा। उसे और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को जबरदस्ती चुप रहने पर मजबूर कर लिया और बस शू जियांगहुआ को घूरता रहा। जैसे ही उसने मेरी आंखों में वो नजर देखी उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या घूर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी मैंसर्स नहीं है। फिर उसने मुझे खुलेआम तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए कहा, समाज में जाने के बाद भी तुम जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तभी रेस्टोरेंट के बाहर एक मर्सिडीज बेंच जाकर रुकी। दरवाजा खुला और जो चांग बाहर निकला फिर धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगा। डायरेक्टर शू, क्या हुआ? उसने पूछा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शू जियांगहुआ ने जैसे ही उसे देखा उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत चेहरे पर मुस्कान लाई और बड़े गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए कहा, यंग मास्टर जो, अभी अभी मेरा सामना एक बेहद परेशान करने वाले गरीब स्टूडेंट से हुआ है। फिर उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गरीब है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है और खुद को बेहतर बनाने की भी कोशिश नहीं करता। अगर इसके परिवार की हालत इतनी खराब न होती तो इसे बहुत पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया होता। इतना कहकर उसने मुझे फिर से घूरा। जो चांग रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही वाला था कि उसकी नजर यूं ही मेरी तरफ पड़ गई। जैसे ही उसने मुझे देखा वो वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया और उसके कदम वहीं रुक गए। शू जियांगहुआ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। उसने मुझे खींचकर आगे किया और बेसब्री से बोला, तुम्हें एटिकेट नाम की कोई चीज है भी या नहीं? ये यंग मास्टर जो हैं, जल्दी से इन्हें ग्रीट करो। फिर उसने जो चांग की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर जो, इसे माफ कर दीजिए। इस बच्चे ने दुनिया देखी ही नहीं है। इसने आप जैसे ऊंचे स्टेटस वाले इंसान को पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले जो चांग का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा फिर शू जियांगहुआ की तरफ और उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अगले ही पल उसने जल्दी से कहा, मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया। आज मैं यहाँ खाना नहीं खा पाऊंगा। इतना कहकर वो लगभग भागता हुआ वहां से निकल गया। कुछ ही पलों में वो अपनी कार में बैठा और तेजी से वहां से चला गया। शू जुनहुआ वहीं खड़ा पूरी तरह स्तब्ध रह गया। फिर उसका चेहरा गुस्से
से काला पड़ गया और वो मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाया, तू छोटे कमीने, तूने यंग मास्टर झाओ को डराकर भगा दिया। तुझे पता भी है वो कौन है? वो स्कूल के नए इन्वेस्टर हैं। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था और तूने सब बर्बाद कर दिया। जितना वो बोलता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। अब तुम्हारा खेल खत्म है और लियंशी का भी। कल मैं सीधे प्रिंसिपल के पास जाऊंगा। अगर वो तुम्हें बचाने की कोशिश करती रही तो तुम दोनों में से कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगा। ये धमकी देकर वो गुस्से में वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैनेजर ली बाहर आई। उनके हाथ में वही पैकेट फूड था जिसे मैंने पैक करवाने के लिए कहा था। शू जुनहुआ को गुस्से में जाते देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, मिस्टर झाओ क्या हुआ? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कुछ नहीं, धन्यवाद। उनके हाथ से खाना लेकर मैं अपनी कार में बैठा और घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचकर मैंने पैक्ड डिशेस डाइनिंग टेबल पर रख दी। लियंशी की तरफ देखते हुए मैंने कहा, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया ना? मैं एलीट रेस्टोरेंट से तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। लियंशी ने खाने की तरफ देखा और तुरंत उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने नाराज होकर कहा, तुम फिर वहां जाकर पैसे खर्च करके आ गए? एक वेटर आखिर कितना कमाता है? फिर भी तुम हर रोज इतनी फिजूल खर्ची करते रहते हो। ऐसे तुम्हारा फ्यूचर कैसे बनेगा? मैंने तुरंत समझाते हुए कहा, तुम गलत समझ रही हो। मैनेजर ली ने कहा कि हाल ही में मेरा काम बहुत अच्छा रहा है, इसलिए उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर यह खाना मुझे दिया है। ये आज ही बना है, बिल्कुल फ्रेश और साफ है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ गया। उसने हल्की सी नाक से कोड़ते हुए आवाज निकाली और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसे याद करते हुए मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की। आज जो कुछ हुआ उसे लेकर ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन जैसे ही उसके मन में फिर से शुडेइंग झुनहुआ का ख्याल आया, उसका मूड और भी खराब हो गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे सच सच बताओ, अगर तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे होते तो क्या शू जुनहुआ तुम्हें बहाना बनाकर इतनी परेशानी खड़ी कर पाता? मैं चुप रहा। जब मेरे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे कि मैं झोंकदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं, तब लियंशी ही थी जिसने मेरे लिए हर जगह भागदौड़ की थी। अब मुझे चुप देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, बताओ तुम्हारी मौजूदा हालत में कौन सी कंपनी तुम्हें नौकरी देगी? क्या तुम पूरी जिंदगी वेटर बने रहने का इरादा रखते हो? आज उसे पहले ही बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ी थी, इसलिए मैंने उससे बहस करने की हिम्मत नहीं की। मैंने बस धीरे से कहा, चिंता मत करो, आगे से मैं और मेहनत करूंगा। मैं जरूर किसी अच्छी कंपनी में नौकरी पाऊंगा और फिर कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। लियंशी ने मेरी तरफ आंखें घुमाई। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, कुछ ही दिनों में स्कूल का जॉब फेयर होने वाला है, वहाँ अच्छा परफॉर्म करना। इस बार सबके सामने मेरी इज्जत मत उतरवाना। इतना कहकर वो उठी, अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं बस बेबस होकर एक लंबी सांस छोड़ सका। मैं अब अमीर बन चुका था, लेकिन इससे लियंशी की मेरे बारे में राय जरा भी नहीं बदली थी। अगर मैं उसे सच भी बता देता तो शायद वो उस पर यकीन नहीं करती। अगली सुबह मैं और लियंशी साथ में स्कूल गए। क्लास शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि शुजंगहुआ एक बार फिर क्लासरूम के दरवाजे पर दिखाई दिया। जो यांग, बाहर आओ। उसकी आवाज सुनते ही शुलिंगलिंग के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। साफ था कि शुजंगहुआ ने उसे कल जो चेंग के साथ हुई पूरी घटना पहले ही बता दी थी। उसकी आंखों में उत्सुकता भरी हुई थी, मानो उसे बेसब्री से इंतजार हो कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसूं। मुझे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, शुजंगहुआ ने तुरंत प्रिंसिपल हुआंग की तरफ हल्का सा झुककर कहा, प्रिंसिपल, मैं झाओ यांग को ले आया हूँ। टीचर ली भी अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। प्रिंसिपल हुआंग ने मेरी तरफ देखा, फिर भौहें सिकोड़ ली। इसके बाद उन्होंने शुजंगहुआ की तरफ देखकर पूछा, टीचर ली को बुलाने के लिए तुमसे किसने कहा? शुजंगहुआ एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन उसने यही समझा कि प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट खराब हो जाने की वजह से नाराज हैं। उसने तुरंत कहा, प्रिंसिपल, मैं अभी उन्हें बता देता हूँ, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। उसने फौरन लियंशी को फोन करके आने से मना किया, फिर फोन जेब में रखकर दोबारा सीधा खड़ा हो गया। इसके बाद उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रिंसिपल, कल इसी स्टूडेंट ने यंग मास्टर जो को भगा दिया। वो इन्वेस्टमेंट स्कूल के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने सब बर्बाद कर दिया। मैंने इसे पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी इसे अपनी औकात का एहसास नहीं हुआ और इसने जाकर जो चैंग को नाराज कर दिया। शुजांगहुआ लगातार आग में घी डालता रहा। जी प्रिंसिपल, जाओ यांग की वजह से जो चैंग नाराज हो गए, इसलिए अब शायद वो इन्वेस्टमेंट भी हाथ से निकल गया है। प्रिंसिपल हुआंग ने धीमी आवाज में कहा, मैं भी वहां मौजूद था, लेकिन मैं उसे बेवकूफी भरी बातें करने से रोक नहीं पाया। मैंने सच में पूरी कोशिश की। वैसे भी झोयांग के ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे कि उसे हमारे स्कूल में एडमिशन मिल सके। हमने सिर्फ उसके परिवार की परिस्थितियों को देखकर एक एक्सेप्शन बनाया था। शुजंगहुआ ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, प्रिंसिपल, लियांची झाओ यांग की होमरूम टीचर हैं। उन्होंने इसे सही तरीके से नहीं संभाला, इसलिए ये इतना घमंडी और लापरवाह बन गया। इसी वजह से आज ये सब हुआ है। एक टीचर होने के नाते उन्हें भी इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इतना कहकर वो एक तरफ हट गया। उसके चेहरे पर छिपी हुई संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े खड़े वो पूरी कोशिश कर रहा था कि सारा दोष मेरे सिर पर डाल दे और खुद को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर दे। उसके मन में पूरा यकीन था कि इस बार न तो लियंची बच पाएगी और न ही मैं। अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया जाता तो उसकी भतीजी शुलिंगलिंग का गुस्सा भी शांत हो जाता। तभी प्रिंसिपल हुआंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। ये सुनते ही शू जुनहुआ के चेहरे पर खुशी छा गई। वो तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ प्रिंसिपल के पास पहुंचा और बोला, प्रिंसिपल, ये सब आपकी समझदारी भरी लीडरशिप और बेहतरीन शिक्षा का ही नतीजा है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रिंसिपल हुआंग ने जोर से अपनी मुट्ठी डेस्क पर दे मारी। तेज धमाके की आवाज से कमरे में मौजूद हर कोई चौंक गया, खासकर शू जुनहुआ। प्रिंसिपल हुआंग ने ठंडी आवाज में कहा,
कहा, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? फिर उनका चेहरा सख्त हो गया। जो यांग अभी सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसे समाज का ज्यादा अनुभव नहीं है, और तुम एक नाकाम इन्वेस्टमेंट का पूरा दोष एक स्टूडेंट के सिर पर डाल रहे हो। उनकी आवाज और भी ठंडी हो गई। शु जुनहुआ, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शु जुनहुआ का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसने घबराकर कहा, प्रिंसिपल, नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं समझा सकता हूँ। क्या समझाओगे? प्रिंसिपल हुआंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। इन्वेस्टमेंट की चिंता तुम्हें अब करने की जरूरत नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मुझे सब समझ आ गया। लगता था कि जो चेंग पहले ही इन्वेस्टमेंट वाली बात प्रिंसिपल को बता चुका था, शायद इसी वजह से प्रिंसिपल हुआंग का मेरे प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया था। लेकिन शु जुनहुआ अब भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से कहा, प्रिंसिपल, सच में गलती जाओ यांग की ही है। उसी ने इन्वेस्टर को नाराज किया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल हुआंग ने उसे घूरते हुए कहा, एक टीचर होकर तुम सारी जिम्मेदारी एक स्टूडेंट पर डाल रहे हो। तुमने सचमुच मुझे निराश किया है। शु जुनहुआ ने तुरंत बात मोड़ते हुए कहा, इसमें लियनची की भी गलती है। अब तुम किसी और को भी इसमें घसीटना चाहते हो। प्रिंसिपल हुआंग ने फिर उसे बीच में ही रोक दिया। शु जुनहुआ, पहले खुद को आईने में देखो। एक स्कूल लीडर की डिग्निटी और प्रोफेशनलिज्म कहाँ है तुम्हारे अंदर? अपने ऑफिस जाओ और अपने व्यवहार पर अच्छे से विचार करो। शु जुनहुआ की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। अब उसके पास बहस करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने शर्म से सिर झुका लिया और बेइज्जत होकर ऑफिस से बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ा पूरी घटना को लेकर उलझन में था। उसके जाने के बाद प्रिंसिपल हुआंग ने कुछ पल मेरी तरफ देखा और कहा, एक स्टूडेंट होने के नाते तुम्हारा काम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और जो करना चाहिए वही करना है। बेवजह ज्यादा मत सोचो और मुझे निराश मत करना। मैंने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, जी प्रिंसिपल, मैं समझ गया। इसके बाद मैं वापस क्लासरूम में लौट आया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि शु लिंगलिंग भी क्लासरूम में आ गई। जैसे ही उसने मुझे अपनी सीट पर बैठे देखा, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, झो यांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस क्लास में आने की? तुमने स्कूल का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर दिया और फिर भी आराम से यहाँ बैठे हो। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लास का ध्यान हमारी तरफ चला गया। सभी स्टूडेंट्स उत्सुक हो गए। किसी ने पूछा, कौन सा इन्वेस्टमेंट? एक और स्टूडेंट बोला, लिंगलिंग। आखिर हुआ क्या है? सबको अपने आसपास इकट्ठा होते देखकर शु लिंगलिंग और भी उत्साहित हो गई। उसने गर्व से कहा, हमारा स्कूल काफी समय से इन्वेस्टर्स की तलाश कर रहा था। मैंने सुना है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट मिल जाता तो स्कूल की रैंकिंग और स्टेटस बहुत ऊपर पहुंच जाते। शायद हमारा स्कूल टॉप यूनिवर्सिटीज के बराबर भी हो जाता। इतना कहकर उसने मेरी तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा और बोली, लेकिन अब ये सब झो यांग की वजह से बर्बाद हो गया। इसने इन्वेस्टर को नाराज कर दिया और सब कुछ खत्म कर दिया। अब पता नहीं स्कूल को अगला इन्वेस्टर कब मिलेगा। उसकी बातें सुनते ही कई स्टूडेंट्स नाराज हो गए। एक ने कहा, सच में कुछ लोग सिर्फ मुसीबत खड़ी करना ही जानते हैं। दूसरे ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी कुछ सुना ही नहीं। एक और स्टूडेंट हैरानी से बोला, जो यांग तो बस एक साधारण स्टूडेंट है, उसे भला किसी इन्वेस्टर के बारे में कैसे पता हो सकता है? और उन्हें नाराज करना तो और भी दूर की बात थी। कई स्टूडेंट्स ने तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, सही कह रही हो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने सही सुना है? जब किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया तो शु लिंगलिंग ने तुरंत अपनी आवाज ऊंची कर दी। बिल्कुल यकीन है। मेरे अंकल शु जिंगहुआ हैं, जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया है। फिर ये झूठ कैसे हो सकता है? जियांग यांग भी तुरंत उसका साथ देने के लिए बोल पड़ा। हाँ, मैं भी गवाही दे सकता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है। उसकी बात सुनते ही पूरी क्लासरूम में हलचल मच गई। रुको लिंगलिंग, तुम्हारे अंकल शु जिंगहुआ हैं? एक स्टूडेंट ने हैरानी से पूछा। तुमने आज तक ये बात कभी बताई क्यों नहीं? दूसरे स्टूडेंट ने जलन भरे अंदाज में कहा। वाह, ये तो कमाल है। सच में मैं तो तुमसे हो गया। सबकी प्रतिक्रियाएं सुनकर शु लिंगलिंग का घमंड और भी बढ़ गया। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, झोयांग, आखिर तुमने इन्वेस्टर्स को नाराज ही क्यों किया? देखो, तुम्हारी वजह से अब हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक क्लासमेट ने गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम्हारे खराब ग्रेड्स और पढ़ाई में दिलचस्पी न लेना तुम्हारी अपनी समस्या है, लेकिन उसकी वजह से हमारा फ्यूचर क्यों बर्बाद हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि स्कूल की रैंकिंग का सीधा असर ग्रेजुएशन के बाद मिलने वाली जॉब्स पर पड़ता है? दूसरा स्टूडेंट भी तुरंत बोला, बिल्कुल, अगर इस वजह से हमें अच्छी कंपनीज में जॉब नहीं मिली तो उसकी जिम्मेदारी लोगे। चारों तरफ से लग रहे इन आरोपों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आवाजें मेरे सिर के अंदर लगातार गूंज रही हूँ। मेरे लिए वो सब सिर्फ बेकार का शोर बन चुका था। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और शांत आवाज में बोला, तुम लोगों से किसने कहा कि इन्वेस्टमेंट फेल हो गया? मेरी बात सुनते ही शु लिंगलिंग ने ठंडी हंसी हंसी। अब भी जिद पर अड़े हो? उसने ताने से कहा, जो हुआ है वो तुम्हें अच्छी तरह पता है। सिर्फ इसलिए खुद को सुरक्षित मत समझो क्योंकि अभी तक क्लासरूम में बैठे हो। इस समय स्कूल की लीडरशिप शायद यही तय कर रही होगी कि तुम्हें कैसे एक्सपेल किया जाए। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वो सच में बेहद हास्यास्पद थी। उसने फिर मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, जितनी देर मौज करनी है कर लो। मेरे अंकल ने खुद कहा है कि इस इंसिडेंट से स्कूल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ तुम्हें एक्सपेल करके छोड़ देना और कंपेंसेशन तक न मांगना, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रहम की बात है। लेकिन समय बीतता गया और कोई डिसिप्लिनरी नोटिस नहीं आया। इंतजार करते करते शु लिंगलिंग साफ तौर पर बेचैन होने लगी। थोड़ी देर बाद क्लास शुरू हुई और लियंग की क्लासरूम में आई। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, शु लिंगलिंग ने तुरंत हाथ खड़ा कर दिया। लियंकी ने उसकी तरफ देखा और थोड़े अधीर स्वर में पूछा, अब क्या बात है? शु लिंगलिंग खड़ी हुई और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, टीचर लियंकी, झोयांग ने स्कूल की इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर दी और इतना बड़ा नुकसान कराया, फिर भी उसे अभी तक क्लासरूम में बैठने दिया जा रहा है। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में आगे कहा, इस बार झोयांग ने पूरे स्कूल को प्रभावित किया है। हम ऐसे दिखावा नहीं कर सकते कि कुछ हुआ ही नहीं। लियंकी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने
उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, शू लिंगलिंग, ये कैसी बकवास कर रही हो। लेकिन शू लिंगलिंग पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, टीचर, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। झो यांग ने सिर्फ इसलिए इन्वेस्टर्स को नाराज कर दिया क्योंकि उसे दुनिया की समझ ही नहीं है। इसके बाद उसने शू झुनहुआ से सुनी हुई सारी बातें एक एक करके दोहरा दी। सब सुनने के बाद ली अंकी की भौहें और भी सिकुड़ गईं। उन्होंने कहा, मैंने ऐसी किसी बात के बारे में कभी नहीं सुना। शू लिंगलिंग फिर भी जिद पर अड़ी रही, टीचर, ये सब सच है। तभी ली अंकी ने जोर से अपनी लेसन प्लान मेज पर पटक दी। पूरे क्लासरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने सीधे शू लिंगलिंग की आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि किसी भी मामले की सही जांच होने से पहले कोई निष्कर्ष मत निकाला करो। उनकी आवाज और भी सख्त हो गई। सुनी सुनाई बातों के आधार पर रूमर्स फैलाना तुरंत बंद करो। तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई है। क्या इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? ली एनसी की कड़ी डांट पूरी क्लासरूम में गूंज उठी। ली अंकी की कड़ी डांट के बाद क्लासरूम में मौजूद किसी की भी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। शू लिंगलिंग भी मजबूरी में चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। उसकी समझ से बाहर था कि इतना बड़ा हादसा करने के बाद भी झो यांग पर आखिर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद मैं स्कूल के गेट के बाहर ली अंकी का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो बाहर आई, उसने मेरी तरफ एक नजर तक नहीं डाली और सीधे आगे बढ़ गई। मैं तुरंत उसके पीछे गया और कहा, आज रात चलो, साथ में डिनर करते हैं। मैंने पहले से रिजर्वेशन कर रखा है। लेकिन ली अंकी ने अपनी चाल तक धीमी नहीं की। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज रात मुझे कुछ काम है। फिर उसने साफ नाराजगी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोली, जो बातें मैंने तुम्हें पहले समझाई थी, क्या वो सब बेकार थी? सिर्फ इसलिए कि अचानक तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा आ गया है, तुम्हें लगता है कि उसे जैसे चाहो वैसे खर्च कर सकते हो। अगर तुम ऐसे ही पैसे उड़ाते रहे तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? उसी समय शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट में चेन यू अपनी और ली अंकी की आंट के साथ डिनर कर रहा था। प्राइवेट रूम के शानदार माहौल को देखकर एंट के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने कहा, ये रेस्टोरेंट तो पहले ही बहुत महंगा है और ऊपर से तुमने इतनी शानदार प्राइवेट टेबल भी बुक की है। इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे, है ना? चेन यू हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, जब तक आंटी को पसंद आए वही सबसे जरूरी है। वैसे इसकी कीमत इतनी भी ज्यादा नहीं थी। सच तो ये था कि चेन यू ने खुद भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी प्रीमियम प्राइवेट टेबल मिल जाएगी। कुछ ही देर में एक के बाद एक बेहतरीन डिशेस परोसी जाने लगी और आंट उनकी लगातार तारीफ करती रही। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद चेंग यू आखिर अपने असली मकसद पर आ गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, आंटी, अनकी आजकल बहुत बिजी लग रही है। मैंने उसे कई मैसेजेस भेजे लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। आंटी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत ली अंकी की तरफदारी करते हुए कहा, वो आजकल अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बहुत बिजी है, उसके पास बिल्कुल भी खाली समय नहीं है। ये सुनते ही चेन यू सीधा होकर बैठ गया और बोला, क्या संयोग है, हमारी कंपनी भी इन दिनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रही है और उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी फिलहाल मेरे पास ही है। आंटी की आंखें खुशी से चमक उठी। सच में श्याओयू? उसने उत्साह से कहा, अगर हो सके तो तुम्हें आंटी की मदद जरूर करनी होगी। वो तो पहले से ही चेंग यू और ली अंकी को करीब लाने का मौका ढूंढ रही थी और अब तो मौका खुद उसके सामने आ गया था। चेन यू आत्मविश्वास से मुस्कुराया, आंटी की खातिर अंकी के इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल संभव है। वैसे भी आजकल कंपनी के ज्यादातर काम मैं ही संभाल रहा हूँ, इसलिए एक इन्वेस्टमेंट अप्रूव करवाना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आंटी उसे और भी प्रभावित नजरों से देखने लगी। उसने पूछा, तो क्या तुम्हारे फादर ने अभी से कंपनी तुम्हारे हवाले करनी शुरू कर दी है? चेन यू ने गर्व से सिर हिलाया, हाँ, डैड चाहते हैं कि मैं जितनी जल्दी हो सके कंपनी संभाल लूं। ये सुनकर आंटी और भी खुश हो गई। उसने तारीफ करते हुए कहा, आजकल ज्यादातर अमीर घरों के लड़कों को सिर्फ पैसे उड़ाना और मौज मस्ती करना आता है, लेकिन तुम्हारे जैसे काबिल और भरोसेमंद लड़के कितने होते हैं? चेंग यू ने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, आंटी, आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही हैं। जितनी देर आंटी चेंग यू को देखती रही उतनी ही ज्यादा उससे खुश होती गई, लेकिन अगले ही पल उसे हमेशा की तरह मेरी याद आ गई। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सच में बहुत अफसोस की बात है, अंकी जैसी अच्छी लड़की की शादी झो यांग जैसे इंसान से हो गई, जैसे किसी खूबसूरत फूल को गोबर में लगा दिया गया हो। वो जितना बोलती गई उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। जरा झो यू को देखो और फिर उस झो यांग को देखो। अब वो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर जरा सी भी एम्बिशन नहीं है। गरीब है लेकिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश तक नहीं करता। ऊपर से जैसे ही उसके हाथ थोड़ा सा पैसा आया, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मेरा नाम लेते ही उसके दांत गुस्से से भींच गए। पिछली बैंक्वेट के बाद से ही वो मुझसे बेहद नाराज थी क्योंकि मैंने सबके सामने उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी थी। और ठीक उसी समय मैं उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। मैंने वेटर को अपना रिजर्वेशन दिखाया तो उसने तुरंत सम्मान के साथ मुझे अंदर ले जाना शुरू किया। मैंने वीआईपी टेबल नंबर 1 रिजर्व की थी, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने देखा कि उस टेबल पर पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। वेटर भी ये देखकर हैरान रह गया। वो तुरंत उनके पास गया और विनम्रता से पूछा, सर, क्या आप लोग इसी टेबल के गेस्ट हैं? चेन यू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, कोई समस्या है क्या? बात करते करते मेरी आंट की नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उसका चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने चिढ़ते हुए बड़बड़ाया, ये लड़का मुझे हर जगह क्यों मिल जाता है? फिर उसने घुरकर कहा, आज तो सच में बहुत बदकिस्मती है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और ताने मारते हुए बोली, वैसे तुम जैसी जगह पर आए कैसे? क्या यहाँ भी कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है? मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही आंट ने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुझे
आंटी मत कहना। फिर व्यंग्य से बोली, क्या हुआ, जिनियान रेस्टोरेंट की सैलरी अब कम पड़ने लगी क्या, इसलिए अब यहाँ भी काम करने आ गए? जिस तरह तुम पैसे उड़ाते हो, अगर 2-4 एक्स्ट्रा जॉब्स नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। इसके बाद उसने चेंग यू की तरफ इशारा करते हुए मुझे डांटा। यंग मास्टर चेंग यहीं बैठे हैं और तुम्हें उन्हें प्रॉपरली ग्रीट करना तक नहीं आता। तुम्हारे अंदर जरा भी मैनर्स नहीं है। मैं कुछ जवाब देता उससे पहले ही चेंग यू हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं आंटी, मैं किसी स्टूडेंट के साथ बहस करके अपना लेवल नहीं गिराऊंगा। आंटी ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही, शाओयू इतना बड़ा दिल रखता है कि इस जैसे इंसान के लेवल तक नहीं गिरेगा। फिर उसने मेरी तरफ घृणा से देखते हुए कहा, क्या ही निकम्मा लड़का है। इसके बाद वो वेटर की तरफ मुड़ी और गुस्से में बोली, क्या ये हाई एंड रेस्टोरेंट नहीं है? फिर तुम लोग किसी को भी जॉब पर रख लेते हो। अगर ऐसे लोग यहाँ काम करेंगे तो रेस्टोरेंट की रेप्यूटेशन बर्बाद नहीं होगी। वेटर ने जल्दी से कहा, मैडम ये जेंटलमैन दरअसल। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एंट ने तेज आवाज में उसे बीच में रोक दिया। क्या, इसका इंटरव्यू तक पास नहीं हुआ? फिर ये अभी तक यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से इसे बाहर निकालो। खुद भी शर्मिंदा हो रहा है और दूसरों को भी कर रहा है। आखिरकार वेटर को बोलने का मौका मिला। उसने जल्दी से समझाया, मैडम शायद आपको गलतफहमी हुई है, ये जेंटलमैन भी इसी टेबल के गेस्ट हैं। लगता है सीटिंग अरेंजमेंट में कोई गलती हो गई है। ये यहाँ खाना खाने आया है। आंटी ने अविश्वास से दोहराया। चेन यू भी हंस पड़ा। ये इसकी टेबल है? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने कोई गलती नहीं की? जरा इसे देखो, क्या ये ऐसा इंसान लगता है जो यहाँ टेबल रिजर्व कर सके? मुझे तो लगता है इसने फेक रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की होगी। आंटी ने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। बिल्कुल सही झो यांग, गरीब होना एक बात है, लेकिन मुफ्त में खाना खाने के लिए इतनी बेशर्मी करना दूसरी बात है। लगता है आज आखिरकार तुम्हारी चाल पकड़ी ही गई। इसके बाद उसने आत्मविश्वास से वेटर से कहा, एक बार फिर चेक करो, हम लोग निश्चित रूप से वीआईपी टेबल नंबर 1 पर हैं। चेंग यू ने अपना फोन निकाला और रिजर्वेशन इन्फॉर्मेशन वेटर को दिखा दी। फिर उसने मेरी तरफ तिरस्कार से देखते हुए कहा, जो यांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। चलो ऐसा करते हैं, मैं एक डिश और ऑर्डर कर देता हूँ, तुम भी हमारे साथ बैठकर खा लेना। आखिर सिर्फ एक मील की ही तो बात है। बाद में अगर तुम्हें सबके सामने बाहर निकाल दिया गया तो अच्छा नहीं लगेगा। वेटर ने दोनों की रिजर्वेशन डिटेल्स ध्यान से चेक की। चेंग यू की इन्फॉर्मेशन में साफ लिखा था वीआईपी टेबल नंबर 1, लेकिन जब उसने मेरी रिजर्वेशन देखी तो उसमें भी वही लिखा था वीआईपी टेबल नंबर 1। दोनों रिजर्वेशंस को बार बार देखकर वो पूरी तरह उलझ गया। तभी आंटी ने अधीर होकर कहा, अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसे अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला? फिर उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए ताने से कहा, देखो तो जरा इसकी बेशर्मी। यंग मास्टर चेनक खुद इसे डिनर खिलाने की बात कर रहे हैं और इसे जरा भी शर्म नहीं आ रही। वेटर ने रिजर्वेशन की जानकारी बार बार चेक की और आखिरकार उसे गलती समझ में आ गई। शर्मिंदा चेहरे के साथ उसने कहा, सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस जेंटलमैन की रिजर्वेशन असल में वीआईपी टेबल नंबर 1 के लिए है, जबकि आपकी रिजर्वेशन मेन हॉल के एंट्रेंस के पास वाले एक रेगुलर टेबल के लिए है। दरअसल दोनों रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स लगभग एक जैसे दिख रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के आखिर में वीआईपी का मार्क लगा हुआ था। यह सुनते ही मेरी आंटी का चेहरा सिकुड़ गया और वह ऊंची आवाज में बोली, यह नामुमकिन है, जरूर तुम लोगों से कोई गलती हुई है। जरा इसकी शक्ल तो देखो, ये तो शायद सड़क किनारे का खाना भी मुश्किल से खरीद पाए। यहाँ के वीआईपी टेबल की बात तो बहुत दूर है। उसी पल चोंगियू को भी समझ आ गया कि उसने तो एक साधारण टेबल बुक किया था, फिर उसे इतनी शानदार जगह पर क्यों बैठाया गया। वेटर ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, आज जो एम्प्लॉई आपको यहाँ लेकर आया था वह नया है। इस गलती के लिए हमें सच में बहुत अफसोस है। फिर उसने रेस्टोरेंट के दूसरे हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपकी टेबल उधर है, मैं खुद आपको वहां लेकर चलता हूँ। लेकिन मेरी आंटी फिर भी मानने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से से बोली, इम्पॉसिबल, तुम लोगों से जरूर कोई गलती हुई है। ये आखिर ऐसी जगह की टेबल का खर्च कैसे उठा सकता है? अगर उन्होंने गलती से किसी और की टेबल ले ली होती तो शायद उन्हें इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन यह जानकर कि वह टेबल मेरी थी, उनके लिए यह बात बिल्कुल भी स्वीकार करना आसान नहीं था। सबसे ज्यादा उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। उन्होंने फिर से वेटर की तरफ देखकर जोर से कहा, एक बार और चेक करो। चोंगियू का चेहरा भी बेहद खराब हो चुका था। मेरी आंटी की ऊंची आवाज ने आसपास बैठे कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जिससे पूरा माहौल बेहद अजीब हो गया। स्थिति संभालने के लिए चोंगियू अचानक बोला, अगर ऐसा है तो हमारी टेबल को ही वीआईपी टेबल में अपग्रेड कर दो। वेटर ने तुरंत सिर हिलाकर विनम्रता से जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, आज रात हमारी सभी वीआईपी टेबल्स पहले से ही फुली बुक्ड हैं। कृपया आप अपनी ओरिजिनल सीट्स पर वापस चले जाइए और मिस्टर झाओ को उनकी टेबल इस्तेमाल करने दीजिए। क्या? मेरी आंटी हैरानी से चिल्लाई। वेटर ने धैर्य बनाए रखते हुए कहा, पहले आप कृपया अपनी सीट्स पर लौट जाइए। मैं मैनेजर से बात करके आपके लिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर डिस्काउंट अरेंज कर दूंगा। हमारी गलती की वजह से दूसरे गेस्ट्स को भी असुविधा हुई है और इसके लिए हमें सच में खेद है। मेरी आंटी ने आंखें घुमाई और तिरस्कार भरे लहजे में बोली, क्या देख रहे हो? मान लिया कि यह टेबल का पैसा दे सकता है, लेकिन क्या यहाँ का खाना भी अफोर्ड कर सकता है? यह सुनकर वेटर भी हल्का सा भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। सामने का यह पूरा नजारा देखकर मैं अचानक मुस्कुरा दिया और शांत स्वर में बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही सबकी नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। फिर मैंने आराम से कहा, जब इन्हें यह टेबल इतनी पसंद है तो रहने दीजिए, पूरा खाना मेरे बिल में जोड़ दीजिए। वेटर कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। मैंने अपनी आंटी की तरफ देखकर कहा, वैसे भी अकेले खाना खाने में कोई मजा नहीं आता। आंटी, जब आपको ये जगह इतनी पसंद है तो आराम से एंजॉय कीजिए। बाद में ये मत कहिएगा कि मैं अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। इसे मेरी तरफ से ट्रीट समझ लीजिए। इतना कहकर मैंने कैश की एक मोटी
गड्डी निकाली और सीधे टेबल पर रख दी। किसी के कुछ कहने का इंतजार किए बिना मैं मुड़ा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। मेरे पीछे मेरी आंटी और चौंग्यू वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरे शर्म और गुस्से से पूरी तरह बदरंग हो चुके थे। अगले दिन मैं स्कूल पहुंचा। जैसे ही मैंने क्लासरूम में कदम रखा, शु लिंगलिंग ने अचानक मुझे आवाज दी, झो यांग, क्या तुम आज रात होने वाली क्लास रियूनियन में आ रहे हो? मैंने बिना एक पल सोचे सीधे जवाब दिया, नहीं। मन ही मन में ठंडी हंसी हंस पड़ा। शु लिंगलिंग तो हमेशा मुझसे नफरत करती थी, फिर वह अचानक मुझे डिनर पर क्यों बुला रही थी? साफ था कि इसके पीछे जरूर कोई चाल छिपी हुई थी। शायद उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी साफ और बिना झिझक के मना कर दूंगा। वह फिर बोली, जो यांग, ये हमारी क्लास की आखिरी गैदरिंग है।